नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 2021 में पूछे गए प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर एक, लोहे तथा एल्युमिनियम की समान लंबाई वाली छड़ को समान ताप पर गर्म किया जाता है तो ए लोहे की छड़ सबसे अधिक फैलेगी, या बी एल्युमिनियम की छड़ अधिक फैलेगी, या सी दोनों छड़ समान फैलेगी, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, लोहे और एल्युमिनियम का एक मान लीजिए 3 मीटर का एक लोहा है और 3 मीटर का एल्युमिनियम है, ठीक है, और एक समान ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर गर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा। दोस्तों, लोहा से एल्युमिनियम थोड़ा सा नरम होता है, तो सबसे ज़्यादा जो फैलेगा वो फैलेगा एल्युमिनियम। सवाल नंबर एक का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, एल्युमिनियम के छड़ सबसे अधिक फैलेगी। ठीक है। सवाल नंबर दो, कंपमान वस्तु की आवृत्ति का मात्रक है, ए सेकेंड, बी हर्ज, या बी हर्ज प्रति सेकेंड, या डी कोई नहीं। दोस्तों, कंपमान वस्तु की जो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हर्ज। सवाल नंबर दो का सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर तीन, एक निर्मात पंखे पर 900 चक्र के प्रति मिनट लिखा हुआ है तो उसकी आवृत्ति होगी ए 10 हर्ज, या बी 15 हर्ज, या सी 90 हर्ज, या डी 900 हर्ज। दोस्तों, एक निर्वात पंखे पर 900 चक्र प्रति मिनट लिखा हुआ है तो उसकी आवृत्ति होगी वो होगी 15 हर्ज तक। सवाल नंबर तीन का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर तीन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, या सी शून्य, या डी कोई नहीं। दोस्तों, हमने परसों ही यह प्रश्न को देखा था। हमने टॉप 10 का जो फिजिक्स का जो सीरीज लेकर आए थे उसमें यह प्रश्न देखे गए थे और 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। मतलब हमने जितने भी प्रश्न को आपके सामने जो ला रहे हैं वह सभी काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे जितने भी टॉप 10 का जो सीरीज़ है आप जरूर देखें, क्योंकि वह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक सभी छात्रों के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, या सी शून्य, या डी कोई नहीं। दोस्तों, घर्षण बल द्वारा कार्य जो होगा वो होगा धनात्मक। ए का जो 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 5, संवेग में 40% की वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी ए 96%, बी 69%, या सी 30%, या डी शून्य। दोस्तों, संवेग में 40% की वृद्धि करने पर जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो होगी 96% की वृद्धि। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 6, जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत होती है तो किया गया कार्य होता है ए शून्य, बी धनात्मक, या सी ऋणात्मक, या डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा लंबवत होती है तो किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 7, एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तरंग का नहीं बदलता है ए आयाम, बी तरंग वेग, या सी तरंग दैर्ध्य, या डी आवृत्ति। दोस्तों, एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा पार्ट नहीं बदलता है तरंग का, तो वो जो उसका जो पार्ट नहीं बदलता है उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी, कि एक तरंग किसी भी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। ठीक है। सवाल नंबर 8, एक खाली बर्तन को जल से भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति होगी ए बढ़ती है, या बी घटती है, या सी अपरिवर्तित रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एक खाली बर्तन को जल से भर दिया जाए तो उसकी आवृत्ति बढ़ती रहेगी। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 9, जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां स्रव सीमा से कम होती है तो क्या कहलाती है। फिर से एक प्रश्न को दोहरा देते हैं दोस्तों, जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां स्रव सीमा से कम होती हो तो क्या कहलाती है ए सोनिक्स, या बी इंफ्रासोनिक्स, या डी सी अल्ट्रासोनिक्स, या डी सुपरसोनिक्स। दोस्तों, जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां स्रव सीमा से कम होती है तो वो इंफ्रासोनिक्स कहलाती है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां स्रव सीमा से अधिक होती है तो वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी अल्ट्रासोनिक्स। अगर आपसे अधिक पूछता तो आप अल्ट्रासोनिक्स में टिक मारते, अगर आपसे अभी कम
पूछा गया है तो वो इंफ्रासोनिक्स होगा। सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 10 दोस्तों यहाँ पर भी देखिए, यह प्रश्न को दोहरा दिया गया है। जब यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियाँ श्रव्य सीमा से अधिक होगी तो वह क्या कहलाएगी? ए सोनिक्स, या बी इंफ्रासोनिक्स, या सी अल्ट्रासोनिक्स, या डी सुपरसोनिक्स। दोस्तों अभी जस्ट हमने बात किया है कि अगर अत्यधिक की बात करें, अधिक सीमा की बात करें तो वो अल्ट्रासोनिक्स होगी, अगर कम श्रव्य सीमा की बात की जाए तो इंफ्रासोनिक्स होगी। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 11 तापक्रम मापा जाता है। ए तापमापी थर्मामीटर से, या बी बैरोमीटर से, या सी कैलोरीमीटर से, या डी इलेक्ट्रोमीटर से। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है, 2022 में आने की चांस है। ठीक है, तापमापी किस चीज़ से मापते हैं? हम टेम्परेचर को किस चीज़ से मापते हैं? तो हम जो टेम्परेचर को मापते हैं वो थर्मामीटर से मापते हैं। सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 12 सेल्सियस पैमाने का तापमापी बाटा होता है। दोस्तों सेल्सियस पैमाने का तापमापी कितना हद तक कितने भागों में बांटा होता है? ए 100 भागों में, या बी 180 भागों में, या सी 80 भागों में, या डी कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों सेल्सियस पैमाने का जो तापमापी जो भागों में बांटा होता है वो 100 भागों में बांटा होता है। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए 100 भागों में। सवाल नंबर 13 किसी वस्तु की गति तथा ध्वनि की गति की अनुपात को हम क्या कहते हैं? ए मैक संख्या, बी तरंग संख्या, या सी आवृत्ति संख्या, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किसी वस्तु की गति तथा ध्वनि की गति की जो अनुपात को हम मैक संख्या कहते हैं। सवाल नंबर 13 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 14 जब स्वरित्र त्रिभुज की एक भुजा थोड़ी काट दी जाती है तब उसकी आवृत्ति होगी। ए घटती जाएगी, या बी बढ़ती जाएगी, या सी समान रहती है, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब स्वरित त्रिभुज की एक भुजा थोड़ी काट दी जाएगी तो उसमें आवृत्ति जो है वो बढ़ती रहेगी। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 15 यदि 50 चक्र तरंग प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है तो उनकी आवृत्ति होगी। ए 50 हर्ज, या बी 100 हर्ज, या सी 150 हर्ज, या डी 200 हर्ज। दोस्तों 50 चक्र तरंग प्रति सेकंड उत्पन्न हो रही है तो उसमें जो आवृत्ति होगी वो होगी 50 हर्ज के बराबर। 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 16 किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज तथा लंबाई 4 मीटर है तो तरंग का वेग होगा। ए 200 मीटर प्रति सेकेंड, या बी 400 मीटर प्रति सेकेंड, या सी 800 मीटर प्रति सेकेंड, या डी 1000 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ज है और उसकी लंबाई 4 मीटर है तो उसका वेग जो होगा वो 800 मीटर प्रति सेकेंड का होगा। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 17 प्रतिध्वनि का कारण है। ए ध्वनि का अपवर्तन, या बी ध्वनि का परावर्तन, या सी ध्वनि का टक्कर, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रतिध्वनि हम पहले जान लें कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ों से अगर पुनः टकराकर वापस आती है उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। मान लीजिए कि दीवार से कि कोई ध्वनि टकराकर वापस आ रहा है, या पहाड़ों से कोई भी ध्वनि टकराकर पुनः वापस आ रहा है, जो टकराने की जो क्रिया हो रही है उसे हम परावर्तन क्रिया कहते हैं। तो प्रतिध्वनि का जो कारण होता है वो ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 18 नियमित तथा आवर्ती रूप से कपित वस्तु द्वारा ए शोर उत्पन्न होता है, बी प्रदूषण उत्पन्न होता है, या सी सुरीली ध्वनि उत्पन्न होती है, या डी इनमें से कोई कथन सही नहीं है। दोस्तों नियमित तथा आवृत्ति रूप से कपित वस्तु द्वारा जो उत्पन्न होगा वो सुरीली ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 19 मानव मस्तिष्क में सुनाई गई किसी ध्वनि का प्रभाव लगभग कितनी देर तक रहता है? ए 1 सेकेंड तक, या बी 0.55 सेकेंड तक, या सी 1.100 सेकेंड तक, या डी 1.10 सेकेंड तक। दोस्तों मानव मस्तिष्क में सुनाई गई कोई भी म्यूजिक लगभग जो देरी तक रहेगी टिकती रहेगी वो है 1/10 सेकेंड तक रहेगी। मानव मस्तिष्क में कोई भी म्यूजिक अगर हम सुनते हैं तो उसका प्रभाव मैक्सिमम जो रहेगा 1/10 सेकेंड तक रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 20 यदि किसी वस्तु का संवेग 30% बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ए 69%,
या बी 96% या सी 30% या डी 99%। दोस्तों कोई भी वस्तु का संवेग को हम 30% बढ़ाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वह 69% तक वृद्धि होगी। सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 21, 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने पर 4900 जूल व्यय होती है तो उसमें वस्तु पर उठाई गई थी ए 10 मीटर प्रति तक या बी 98 मीटर तक या सी 960 मीटर तक या डी 24,000 यानी 2,45,000 मीटर तक। दोस्तों 50 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर उठाने में 4900 जूल खर्च होती है तो उस वस्तु को ऊपर उठाई गई थी तो वो होगी 10 मीटर तक। सवाल नंबर 21 के जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 22, पटना के गोलघर पर मनोरंजन बैठा है तो उसके पास होगा ए गतिज ऊर्जा, बी स्थितिज ऊर्जा या सी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा दोनों या डी कोई ऊर्जा नहीं। दोस्तों पटना के गोलघर पर मनोरंजन बैठा है तो उसके पास कौन सा ऊर्जा होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ पर बैठा है या कोई व्यक्ति गोलघर पर बैठा है और उसमें किसी भी तरह के हरकत नहीं हो रहा है तो जो उसमें जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सवाल नंबर 23, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो ए उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है या बी स्थितिज ऊर्जा घटती है या सी स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है या डी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। दोस्तों कब बढ़ती है कब घटती है ये आप जान लीजिए। दोस्तों अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से अगर ऊपर की ओर जाएगी ना तो हमेशा वो स्थितिज ऊर्जा रहेगी और बढ़ती रहेगी। अगर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी तल से हम ऊपर उठाते हैं तो उसमें कौन ऊर्जा होगा। तो उसमें जो ऊर्जा होगा वो स्थितिज ऊर्जा होगा और हमेशा बढ़ती रहेगी। सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 24, 60 किलोग्राम भारी एक व्यक्ति जब 25 मीटर ऊंची सीढ़ी के ऊपर आधे मिनट में चढ़ता है तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा ए 15,000 जूल या बी 1500 जूल या सी 150 जूल या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 60 किलोग्राम भारी एक व्यक्ति जब 15 मीटर तक ऊंचाई सीढ़ी पर आधे मिनट में चढ़ता है तो उसमें उस व्यक्ति का द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो होगा 15,000 जूल। सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 25, 200 ग्राम मात्रा की एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसकी गतिज ऊर्जा होगी ए 3.92 जूल या बी 39.2 जूल या 392 जूल या डी 1920 जूल। दोस्तों 200 ग्राम मात्रा की एक गेंद 2 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तो पृथ्वी पर पहुंचने में उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो ऊर्जा होगी 39.2 जूल के बराबर होगी। सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 26, चालक के प्रतिरोध चालक की लंबाई का होता है ए समानुपाती या बी व्युत्क्रमानुपाती या सी वर्ग के समानुपाती या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चालक के प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होती है। सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 27, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसमें कुल प्रतिरोध का मान होगा। दोस्तों ए 10 ओम, बी 0 ओम या सी 50 ओम या डी 30 ओम। 2 ओम 3 ओम और 5 ओम की प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं। दोस्तों श्रेणी क्रम में हम जोड़ रहे हैं तो उसमें जो प्रतिरोध का जो मान होगा वो मान होगा 10 ओम के बराबर। 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 28, 200 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 40 वाट बल्ब का प्रतिरोध होगा ए 1000 ओम, बी 5 ओम या सी 8000 ओम या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 200 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 40 वाट का बल्ब का प्रतिरोध जो होगा वो होगा 1000 ओम के बराबर। सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 29, विद्युत हीटर और आयरन में प्रयुक्त होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यह प्रश्न आने का चांस है दोस्तों। ठीक है, ये रिपीटेड है, हर साल रिपीट हो रहा है। ए लोहा, बी नाइक्रोम या सी प्लेटिनियम या डी सोना। विद्युत हीटर और आयरन में जो उपयोग किया जाता है उसी में उपयोग जो होता है वो नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 30, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर या सी एमीटर या डी मीटर। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसे हम जनित्र कहते हैं, जेनरेटर कहते हैं।
सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा यह होगा ए। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको यह सभी प्रश्न आपको इजी लगे होंगे, क्योंकि यह 2021 में पूछा गया था। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई है। इसमें से कम 2 या 3 प्रश्न आपको 2022 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।